अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट हैंड रेज करके कर दे, बता दे कि आवाज़ क्लियर आ रही है आपको बेटा। ओके। हम 3-4 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट अभी तक नहीं हुए मीटिंग में ऐड वो भी ऐड हो जाए। हमने एक आपको नोटिस दिया था व्हाट्सएप के अंदर, कि व्हाट्सएप के अंदर आपने अपने ओरिजिनल नेम के साथ आना है। अभी तक अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप को देखता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने आप को अपडेट नहीं किया। ये आपकी जो आज की आईटी बीसी, आज आपकी आईटी की क्लास है, इंग्लिश क्लास, जो भी नेक्स्ट क्लासेस फिर होगी, जब तक आप उससे पहले नहीं होगी जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अभी अपने मोबाइल पकड़े जो व्हाट्सएप में ऐड है, आप उस आपने करना क्या, सिंपल अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो सबसे ऊपर सर्च के साथ 3 डॉट्स आ रहे होते हैं उस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग के ऑप्शन खोलेगा, ऊपर आपकी पिक्चर आ रही होती है, किसी ने अपनी पिक्चर लगाई है, किसी ने नहीं लगाई, उस पिक्चर के साथ आपका यूजर नेम आ रहा है, तो उस फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा नेम। आपने काइंडली उधर अपना नाम लिखना है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है। इस नेम के साथ अगर आप व्हाट्सएप में होंगे तो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको ऐड भी नहीं किया जाएगा मिनिमम 7 डेज के लिए, ताकि आपको पता चले इस चीज का। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने तो कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो व्हाट्सएप को ओपन करें, ऊपर 3 डॉट्स आ रहे हैं सर्च वाले के साथ, उस पर क्लिक करके सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपका जो सबसे ऊपर नेम या आ रहा है, यहाँ आप अपना स्टेटस लिखते हैं हेयर देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप वगैरह, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेम का ऑप्शन आएगा, नेम में काइंडली अपने नेम को अपडेट करें। अभी अपडेट करें। जब तक ये आप अपडेट नहीं करेंगे हमारी क्लास स्टार्ट नहीं होगी, और उसके बाद अगर आप फिर भी अपडेट नहीं करते तो अल्टीमेटली आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। जिस तरह रोल नंबर, एक कॉन्टेक्ट नंबर है 0305942140। ठीक है, इन्होंने अपना नेम नहीं लिखा हुआ, यंग करके कुछ लिखा हुआ है, काइंडली अपने नेम को प्रॉपर लिखे। मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया, वो काइंडली अपने व्हाट्सएप को ओपन करें, जहां पर सर्च का ऑप्शन है उसके साथ 3 डॉट्स आ रहे होंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक करें और सेटिंग में जाए। सेटिंग में जाके अपना नेम, प्रॉपर नेम लिखे जो कॉलेज के अंदर है। अदरवाइज आज क्लास तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उन सब बच्चों को जिनका नाम अपडेट नहीं हुआ ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, फिर वो उनको मीटिंग आईडी पासवर्ड का भी मसला आएगा। और ये मत समझिएगा कि हमारे पास मीटिंग आईडी पासवर्ड पड़े हुए हम ज्वाइन कर लेंगे, आपको क्लास से भी रिमूव कर देंगे। हमारे पास ये अथॉरिटी है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम किसी भी बच्चे को क्लास से रिमूव कर सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि हमें क्लास से रिमूव कर दिया गया। जिस तरह कोई स्टूडेंट ने अपना नेम रखा हुआ हिटलर, आपको मैं बार बार आज बता रहा हूँ कि आप अपने नेम को अपडेट करें, जो कॉलेज में रजिस्टर्ड नेम है वो नेम रखें व्हाट्सएप के अंदर। अभी भी अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 कुछ बच्चों ने नाम लिखा ही नहीं हुआ। गर्ल्स के अंदर भी कुछ गर्ल्स है जिन्होंने अपना नेम को अपडेट नहीं किया गर्ल्स के ग्रुप में, वो भी काइंडली अपने नेम को अपडेट करें।
रोल नंबर 880 मोइज, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया हुआ है बेटा। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मोर ऑफन ना क्लासेस में हो जाती हैं जी थ्रू जी। ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, तो ये जो रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं आप लोगों के पास, ये रिकॉर्ड मैं हो रहे होते हैं लेक्चर्स? मैं आपको बताता हूँ, जो कल मेरे ख्याल में ट्यूसडे था, कल का लेक्चर नहीं, हाँ जी। उससे पहले जो लास्ट वीक से जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है अप टू मंडे, हाँ। आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, वहां सर्च करें टिप्स कॉलेज हम्म, ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है? उस ये पर सारी क्लासेस हैं? जी, उसके ऊपर अपलोड, उसमें काफी ज्यादा वीडियोस और भी आपको मिलेंगे, लेक्चर्स जो कैफ के रेलेवेंट है। जो आपके अपने लेक्चर जिस नाम से सेव किया वो इस तरह है, जिस तरह स्टैट एंड मैथ का ना QMT स्टैट्स लिखा होगा या QMT मैथ, और आगे विंटर 2020 है। इसके अलावा QMT स्टैट मैथ के वो लेक्चर भी है जो वो आपके रेलेवेंट नहीं है। आपके रेलेवेंट जो लेक्चर है QMT स्टैट के नाम से होगा, या QMT मैथ और विंटर 2020। इसी तरह IT के साथ भी लिखा होगा विंटर 2020, और BC के साथ और इंग्लिश के साथ भी। ये आपके लेक्चर अप टू मंडे अपडेट हो चुके हैं। जो ट्यूसडे वाले लेक्चर्स है वो आज अपडेट हो जाएंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। और उस तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि अगर कोई चीज अपलोड होती है, कोई आपकी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपको भी ढूंढना इजी हो जाएगी चीजें, ठीक है? जी जरूर हैदर, आपने हैंड रेस किया बेटा। सर मैंने पूछना था, जिनका नाम पहले से ही रियल नेम से सेव मतलब हाँ, व्हाट्सएप पे है। उनको करने की जरूरत नहीं है, उनको करने की जरूरत। असल में हमारे इधर मैक्सिमम बच्चों ने नेम नहीं रखे हुए हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है। हमने उसके लिए नेम अपडेट करवाना है। जिन लोगों का ऑलरेडी ओरिजिनल नेम के साथ व्हाट्सएप के अंदर सेटिंग के अंदर उन्होंने नेम लिखा हुआ है, उन्हें जरूरत। जिन्होंने नेम नहीं लिखा या लिखा है तो कोई फेक नेम लिखा है, तो उसको आप काइंडली कर लें अपडेट। सर मैंने तो किया हुआ है, मतलब मेरा रियल नेम लिखा हुआ है, जी मुझे जी, तो नहीं जरूरत। नहीं नहीं, आपको जरूरत नहीं बेटा, ठीक है? थैंक यू। आपको दोबारा कहा जा रहा है कि जो बच्चे रह गए हैं वो काइंडली अपने व्हाट्सएप ग्रुप को अपडेट्स कर लें, ताकि वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाए और आपको क्लासेस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। मैक्सिमम बच्चों ने अपडेट कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपडेट नहीं किया। जब मैंने इन्हें रिमूव करना, फिर इन्होंने मतलब कहना है कि हमें क्यों रिमूव किया गया। हम बार बार वार्निंग दे रहे हैं, इसके बाद हमने ये नहीं बताना हमने क्यों रिमूव किया। हमने जस्ट रिमूव करना है आपको ग्रुप से भी और क्लास से भी। ये आपको लास्ट वार्निंग है। अभी भी मैक्सिमम बहुत ज्यादा बच्चे हैं जिनका अपडेट नहीं हुआ। नेक्स्ट आपकी IT की क्लास होगी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास तक का आज के दिन के लिए आपको आपको वार्निंग दी जाएगी कि आज के दिन तक आप अपडेट कर ले। अगर नहीं होगा तो कल से आपको रिमूव कर दिया जाएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है? ओके जी। आवाज सबको आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? आवाज का कोई इशू तो नहीं है? हैंड रेज करें अगर कोई इशू है। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं अगला टॉपिक। लास्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। स्पेसिफिकली हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के CPU के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं, CU है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, और साथ में रजिस्टर्स हैं। तो इनके अलावा जो है वो कौन से सपोर्टिव कंपोनेंट्स हैं? तो रैम सपोर्टिव कंपोनेंट है, मतलब रैम के बगैर भी कंप्यूटर जो है वो काम कर सकता है।
सीपीयू काम सॉरी रैम सपोर्टिव कंपोनेंट है, रैम के बगैर सीपीयू काम नहीं कर सकता। रैम बहुत अहम सपोर्टिव कंपोनेंट है, बट रैम इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू। बस ये बात है, इस सीपीयू का पार्ट नहीं है, लेकिन रैम के बगैर सीपीयू काम नहीं कर सकता। उसके बाद फिर हमने कैशे मेमोरी पढ़ा था, कैशे मेमोरी के बगैर कर सकता है काम। कैशे मेमोरी के बगैर सीपीयू काम कर सकता है। शुरू के कंप्यूटर्स में कैशे मेमोरी होती नहीं थी, लेकिन आजकल जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर कैशे मेमोरी होती है। बल्कि आजकल कैशे मेमोरी इतना इंपॉर्टेंट हो गई है, इसका यूज कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इतना इंपॉर्टेंट समझा है कि आजकल हर सीपीयू के अंदर ही कैशे मेमोरी होती है। बल्कि आपने तो कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो है कैशे मेमोरी यानी रैम के साथ भी कैशे मेमोरी होगी, और आपने तो ये भी पढ़ा था कि जो है डिस्क कैशे यानी हार्ड डिस्क के अंदर भी आजकल कैशे मेमोरी आ रही है। वो काम वही है, स्पीड अप करना, फास्ट करना, ठीक है जी, प्रोसेसिंग को। तो अभी अगला टॉपिक शुरू करते हैं आज, इनपुट डिवाइसेस। अब हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, अब हम इनपुट डिवाइसेस के ऊपर आते हैं। ये बहुत इजीएस्ट सिंपल टॉपिक है। जस्ट अ मिनट, आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं जरा कीबोर्ड और माउस ले लूं। अच्छा जी, ये मेरे पास अब इनपुट डिवाइसेस आ गई, ताकि मैं आपके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकूं। तो हमारा टॉपिक भी इनपुट डिवाइसेस ही है। दीज आर इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, जिसके जरिए से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। ठीक है जी। शुरू में हमने पढ़ा था कि जी 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, तो 4 मेजर किस्म के हार्डवेयर हैं। तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। तो इन प्रोसेसिंग डिवाइसेस सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो पढ़ चुके हैं हम। अब इनपुट डिवाइसेस के जरिए से कंप्यूटर को डेटा देते हैं। अभी मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। डेटा यूजुअली 4 टाइप्स का डेटा होता है। अच्छा जी, कौन कौन सी टाइप्स? टेक्स्ट डेटा, इसको मैं टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स, एक ही बात लिख देता हूं, मतलब जो कीबोर्ड से आमतौर पर हम एंटर करते हैं, टेक्स्ट या नंबर्स या सिंबल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद इमेज डेटा, उसके बाद ऑडियो डेटा, उसके बाद वीडियो डेटा। तो आमतौर पर कंप्यूटर में हम ये 4 किस्म का डेटा इनपुट करते हैं। टेक्स्ट, नंबर्स वगैरह भी इनपुट करते हैं, उसके लिए ये इनपुट डिवाइस है आपके सामने, कीबोर्ड। ठीक है जी। हम कंप्यूटर के अंदर इमेजेस की शक्ल में भी डेटा इनपुट करते हैं, उसके लिए स्कैनर हो सकता है, उसके लिए कैमरा हो सकता है। ठीक है जी। इमेजेस, ये आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं, ये जो बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है ये एक इमेज है, इमेज नजर आ रहा है आपको। तो कैमरा के जरिए से ये जो है आप स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर फिर आगे उसको ट्रांसफर कर सकता है। ये आप मुझे इस वक्त व्यू कर रहे हैं तो कैमरा सामने लगा हुआ है, तो कैमरे के जरिए से ये वीडियो इनपुट है, तो वीडियो इनपुट भी आप तक जा रही है। ऑडियो इनपुट, मेरी आवाज जो है, मैं पूछता भी हूँ जब भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई आवाज आ रही है। अब किसी को डिस्टॉर्शन आ रही हो, थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि टीचर नजर आ रहा है सामने, बोल रहा है, और लेकिन आवाज नहीं आ रही, तो वो हैंड रेज करेगा स्टूडेंट। तो आवाज के लिए हमने ये माइक्रोफोन जो है रखा है। तो मतलब हर चीज के लिए इस वक्त भी मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो मैं आपको समटाइम जो है टेक्स्ट की शक्ल में डेटा, अभी तो वैसे हमने सॉफ्टवेयर को यूज करना नहीं सीखा, तो मैं टेक्स्ट लिख देता हूं सामने, तो टाइप करके भी मैं बताऊंगा, कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वॉइस डेटा भी जा रहा है, ऑडियो डेटा भी जा रहा है, वीडियो डेटा कैमरे के जरिए से जा रहा है। तो मतलब हमने 3-4 किस्म की इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कीबोर्ड भी यूज कर रहे हैं, माउस भी यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, ये पेन भी यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, टच सेंसिटिव पेन है ये। ठीक है, तो ये जो सामने नजर आ रहा है, और हम जो है वो कैमरा भी यूज कर रहे हैं और माइक्रोफोन भी यूज कर रहे हैं।
तो डिफरेंट किस्म का डेटा कंप्यूटर में इनपुट करना होता है, हर एक के लिए आपको इनपुट डिवाइस चाहिए होती है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा आपने ये ज़हन में रख लेना है, थोड़ी सी मैंने तरतीब यहाँ डिफरेंट लिखी हुई है। सबसे लाइट वेट डाटा कौन सा है? टेक्स्ट या नंबर्स। उसके बाद है ऑडियो डाटा, उसके बाद है इमेज डाटा, हाई क्वालिटी इमेज की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, हो सकता है कुछ इमेजेस लो क्वालिटी इमेजेस हो, उसका शायद साइज जो है वो ऑडियो से डाटा से कम हो, मतलब ये एक रेयर केस है। लेकिन टेक्स्ट डाटा, ऑडियो डाटा, इमेज डाटा और फिर वीडियो डाटा, सबसे हैवी डाटा जो होता है वीडियो डाटा होता है। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये पता चल गया कि अच्छा इतने किस्म का डेटा कंप्यूटर को इनपुट करना है, तो फिर हर एक के लिए अलग-अलग इनपुट डिवाइस होगी। कीबोर्ड, सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड। मैं ज्यादा नहीं इसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है जी। तो कीबोर्ड के बारे में तो सबको पता ही है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म मैं जरूर आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो यहाँ पे लिखा होगा एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। ये जरूर बताऊंगा, ये पूछा जाएगा आपसे, पेपर में पूछा जा सकता है। कीबोर्ड का तो पता है आपको, टेक्स्ट या नंबर्स वगैरह कंप्यूटर को इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। सबसे ज्यादा जो इनपुट डिवाइस यूज होती है वो कीबोर्ड यूज होता है। लेकिन एर्गोनॉमिक डिजाइन जो है वो देखते हैं कि वो क्या है। व्हाट इज एर्गोनॉमिक डिजाइन? पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये एर्गोनॉमिक ना, एक जिस तरह इकोनॉमिक्स है, जिस तरह मैथमेटिक्स है, तो एर्गोनॉमिक भी एक, आप कह सकते हैं कि एक स्टडी है, एक इल्म है, एक स्टडी है, एक इल्म है, जिसमें यह स्टडी किया जाता है कि कंप्यूटिंग इक्विपमेंट का ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर कंप्यूटिंग इक्विपमेंट का ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। और फिर ये जो एर्गोनॉमिक साइंटिस्ट होते हैं ना, एर्गोनॉमिक तो एक स्टडी है ना, एक इल्म है, इसमें यह स्टडी किया जाता है ह्यूमन बॉडी पर इन चीजों का क्या इंपैक्ट है। और एर्गोनॉमिक्स में यह भी स्टडी किया जाता है अगर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट है ह्यूमन बॉडी पे, तो उस नेगेटिव इंपैक्ट को कम कैसे किया जाए। क्यों जी, समझ आ रही कि नहीं? क्लियर? तो बस अब बात समझ आ जाएगी कि एर्गोनॉमिक डिजाइन क्या होता है। अगर मैं कहूं ना कि कीबोर्ड जो है ना, इसका डिजाइन एर्गोनॉमिक डिजाइन है, तो आपने ये समझना है कि ये कीबोर्ड ह्यूमन बॉडी को मद्देनजर रख के बनाया गया है। मतलब ये जो इस वक्त आपको जिस डिजाइन के कीबोर्ड ये नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रेट नहीं है, ये एर्गोनॉमिक डिजाइन के ऊपर बने हुए हैं। अगर आपको इस तरह का कीबोर्ड मिल जाए तो आपके हाथों के ऊपर जरा स्ट्रेस जो है बाजुओं पे, हाथों पे कम आएगा, मसल पे स्ट्रेन जो है वो कम आएगा। मेरे पास ये स्ट्रेट कीबोर्ड है, मुझे थोड़ा सा अपने ऐसे, ये देखें, मुझे अपने बाजुओं को ऐसे करना पड़ता है, लेकिन एक ये नेचुरल शेप है, जरा देखें इधर, ये नेचुरल शेप है। नेचुरल शेप में हमारी जो उंगलियां हैं वो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती हैं, ऐसे थोड़ा सा इस तरह से होती हैं, जो नेचुरल शेप है ह्यूमन बॉडी का, हैंड्स का। तो मतलब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लें, मतलब खुद देखें कि अगर कीबोर्ड थोड़ा ऐसे इस तरह कर्व्ड हो ना, तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए हमारे जो है ऐसे करके हो, ये इस तरह से, तो ये हमारे लिए जरा ज्यादा इजी होगा इसको यूज करना। तो बहरहाल जहन में रखना है, एर्गोनॉमिक डिजाइन किसी भी इनपुट डिवाइस का, जरूरी नहीं वो कीबोर्ड का ही हो, वो माउस का भी एर्गोनॉमिक डिजाइन हो सकता है। मतलब ऐसा माउस जो हाथ में बड़े अच्छे से फिट हो जाए, ये देखें, ये एर्गोनॉमिक डिजाइन। ठीक, तो बस एर्गोनॉमिक डिजाइन वो होगा जो कि ह्यूमन बॉडी को मद्देनजर रख के बनाया गया हो, और जिसका बुनियादी मकसद ये हो कि ह्यूमन बॉडी पर इस डिवाइस का कम से कम नेगेटिव इफेक्ट हो। नेगेटिव इफेक्ट जो है ना वो कम से कम हो जाए, यानी ह्यूमन बॉडी के जो मसल्स हैं उसके ऊपर ज्यादा असर ना पड़े, तो ऐसे डिजाइन को एर्गोनॉमिक डिजाइन कहा जाता है। तो ये तो पहला पॉइंट ये था कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक
इनपुट डिवाइस है, मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है, टेक्स्ट या नंबर्स की शक्ल में कंप्यूटर को डेटा देने के लिए यूज होता है। ठीक है जी। कीबोर्ड पे मुख्तलिफ किस्म के बटन्स होते हैं, इन बटन्स को कीज कहते हैं, कीबोर्ड, इसीलिए इसे कीबोर्ड कह देते हैं। ऑल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर नोन एज कीज, उन बटन्स को हम कीज बोलते हैं। और कीबोर्ड का नॉर्म जो एर्गोनॉमिक डिजाइन है वो क्या डिजाइन होता है, वो ऐसा डिजाइन है जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर कम से कम स्ट्रेस डाले। ठीक है जी, क्लियर है। मतलब देखें, कोई भी आप कीबोर्ड यूज करें, ज्यादा काम करेंगे तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा ही, लेकिन कम से कम इफेक्ट आए उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा एक एर्गोनॉमिक डिजाइन, एर्गोनॉमिक साइंटिस्ट वो सोचते रहते हैं अच्छा इस तरह का डिजाइन हो तो वो ह्यूमन बॉडी पे कम इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है। तो आजकल लोकेशन बेस्ड कैरेक्टर सेट भी कीबोर्ड्स भी आ गए हैं मार्केट में, हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि इंग्लिश तो एक चलो हम लोग यूज करते हैं, तो हमारी अपनी जो जबान है वो उर्दू है, तो उर्दू कीबोर्ड भी आम तौर पर मिलते हैं। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड ऑन लोकल लैंग्वेज कैरेक्टर सेट, तो आजकल इस तरह के कीबोर्ड्स भी अवेलेबल हैं जो लोकल लैंग्वेज कैरेक्टर सेट के ऊपर है। किसी रशिया में रशियन लैंग्वेज वाले भी होंगे। ठीक है जी। तो अगर आप किसी रशिया से या किसी और मुल्क से कोई लैपटॉप लेकर आए ना, तो अक्सर उसके ऊपर ये होता है, वो उस एरिया के कैरेक्टर सेट भी होता है। तो बहरहाल हमारे यहाँ पे उर्दू के कीबोर्ड भी मार्केट में मिलते हैं। ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं, उन्हें कहते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टच सेंसिटिव स्क्रीन्स एंड टच पैड। अच्छा, ये भी सिंपल सी बात है, लैपटॉप्स वगैरह के ऊपर वो टच पैड सा बना होता है, छोटा सा स्क्वायर सा होता है, उसके ऊपर आप फिंगर से माउस को कंट्रोल करते हैं। ये माउस का ये जो पॉइंटर स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको कंट्रोल करते हैं, उन्हें कहते हैं। और इसके अलावा हमारा मोबाइल फोन के ऊपर जो टच स्क्रीन होती है वो भी टच सेंसिटिव स्क्रीन है। एटीएम्स के ऊपर आजकल स्क्रीन होती है वो भी टच स्क्रीन है। ठीक है जी। तो इन्हें टच स्क्रीन या टच पैड, ये जो लैपटॉप पे होता है उसे टच पैड कहते हैं, जो मोबाइल फोन के ऊपर स्क्रीन है वो है टच स्क्रीन, या एटीएम के ऊपर जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है। वो टच सेंसिटिव होती है, जहां आप टच करते हैं वो सेंस कर लेती है मशीन के इस जगह पे टच किया हुआ। ये एटीएम की मिसाल भी दी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये भी इनपुट डिवाइसेस है। आगे चलते हैं। लो जी, अब जरा थोड़ा सा मतलब ये कुछ ऐसी चीजें अब आप समझेंगे तो जिनको जरा आपने कॉमनली नहीं देखा होगा। तो अभी सबसे पहले देखते हैं जी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। अब ये पॉइंट बहुत अहम है जी। ये 3 पॉइंट्स अब आपने इनपुट डिवाइसेस में अगर कोई अहम टॉपिक है तो मेरे ख्याल में ये 3 टॉपिक्स हैं इनपुट डिवाइसेस में। बाकी भी ठीक है, अहम हो सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा अहम नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज 3 टॉपिक्स: मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, और फिर ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। तो ये तीनों अभी आपने समझने हैं। मैं आपको जो है वो प्रैक्टिकली ये समझाता हूं अभी, और मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी दूंगा इसके हवाले से। आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन खुद करके देखेंगे आज अभी इस लेक्चर के बाद। अच्छा, अगर अगला लेक्चर साथ ही स्टार्ट हो जाएगा तो चलो क्लासेस के बाद आप कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये भी इनपुट का एक मेथड है, ये साथ साथ नोट कर लिया करें। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन इज अ मेथड, ये डेटा इनपुट करने का एक मेथड है। और अगर मैं कहूं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर, तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर एक डिवाइस होगी। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन इज अ मेथड एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये वर्ड नीचे आया भी हुआ है, ये भी इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर भी कहते हैं और MICR रीडर भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। तो ये एक ही डिवाइस के 2 नाम हैं। ये इस डिवाइस को हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। अच्छा, ये डिवाइस किस लिए यूज होती है, तो मैं अभी आपको एक दिखाता हूं एक चेक के जरिए से। ये देखें, ये एक चेक है मेरे पास, बैंकिंग चेक या बैंकर्स चेक जो भी है।
ये मेरे पास एक चेक है, अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो इस चेक के अंदर ये आप देख सकते हैं, कोई इस चेक के अंदर ये जो नीचे सबसे नीचे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। ये आम इंक से नहीं लिखे हुए, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, चलो मैं कह देता हूं नंबर्स लिखे हुए हैं। ये आम इंक से नहीं लिखे हुए, ये एक स्पेशल इंक से लिखे हुए हैं, जिसे ये जो है ये मैग्नेटिक इंक है। और बकायदा जहां ये लिखे हुए हैं कैरेक्टर्स, इससे ऊपर लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। स्पेशली यहां पे लिखा हुआ है कि आपने यहां से नीचे कुछ नहीं लिखना, यानी जो हमने साइन वगैरह करने होते हैं ना चेक के ऊपर, तो हमने वो नहीं करने ताकि इसके ऊपर कोई इंक ना आ जाए। तो ये जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ये मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इन मैग्नेटिक इंक के अंदर ये जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं ये स्पेशल इंक से लिखे हुए हैं। जैसे ही मैं ये चेक देता हूं बैंक में जाके, तो वो उनके पास ये डिवाइस होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये वाली डिवाइस, ठीक है जी। वो इस चेक को डिवाइस में डाल देंगे। अब होगा क्या कि वो डिवाइस इस चेक में से, हालांकि इस चेक पे तो मैंने लिखा हुआ इतने पैसे मैंने निकलवाने हैं, डेट भी लिखी हुई है, वो कुछ भी रीड नहीं करेगी। वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है ना, या रिकग्नाइजर जो होता है, वो कुछ भी रीड नहीं करेगा। वो सिर्फ किसको रीड करेगा, ये जो नीचे डिजिट्स लिखे हुए हैं सिर्फ इसको रीड करेगा, ठीक है जी। इसको रीड करके हमें क्या कर देगा, हमें रिजल्ट बता देगा कि जी ये लें जी, हमने इसको क्या कर लिया, इसको रीड कर लिया, बता देगा। इससे बता देगा कि ये चेक नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। और दूसरी बात, इस चेक की ओरिजिनलिटी की वेरिफिकेशन हो जाएगी। हर कंपनी जो होती है, हर बैंक जो होता है, वो अपनी एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक जो जिसकी खास एक डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन होती है, उससे वो ये मैग्नेटिक इंक से चेक प्रिंट कर देते हैं और बाद में फिर वो मशीन जो है वो रीड कर लेती है। अगर कोई फेक चेक बना के ले आए तो जाहिर सी बात है कि वो मैग्नेटिक इंक इस तरह की नहीं बना सकेंगे जिस तरह की, जिस कॉन्सेंट्रेशन की ये इसके ऊपर मैग्नेटिक इंक लगी हुई। तो ये आमतौर पर सिक्योरिटी के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है, लेकिन इसका बड़ा लिमिटेड यूज है। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन से सिर्फ वही कैरेक्टर रीड होंगे, इस चेक के ऊपर से कोई और डाटा रीड नहीं होगा, बल्कि सिर्फ कौन सा रीड होगा, जो मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ, बस ये जो नीचे, ठीक है जी। तो ये भी एक इनपुट मेथड है, यहां पे लिखा भी हुआ है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन इज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री विद द यूज ऑफ चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप। चेक्स और डिपॉजिट स्लिप्स पे भी प्रोबेबली शायद ये यूज होता हो, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक रियल एग्जाम्पल से भी आपको बता दिया कि इस तरह से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन को यूज करते हुए हम इनपुट कर सकते हैं, लेकिन ये इसका लिमिटेड यूज है, जहन में रखना है। और ये लिमिटेड यूज भी है और थोड़ा ये एक्सपेंसिव भी है। लिमिटेड, लो जी मैंने कुछ 2-3 पॉइंट और लिख दिए, इसका लिमिटेड यूज है और ये एक एक्सपेंसिव मेथड है। भला क्यों एक्सपेंसिव मेथड है? इसके अंदर जो मैग्नेटिक इंक यूज होती है ना, वो काफी महंगी होती है, ठीक है जी, क्लियर है। तो इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। लेकिन ये किस मकसद के लिए यूज हो रहा है? ये सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, ताकि कोई फेक चेक वगैरह बना के ना यूज कर ले, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का पता चल गया। अब जल्दी से देख लेते हैं, मैं अभी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी बताता हूं। पहले मैं अभी आपको ये बताऊंगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अच्छा, स्कैनर तो सिंपली कोई भी डिवाइस होती है जो कि डेटा को पिक कर ले, डेटा को स्कैन कर ले, विजुअली स्कैन कर ले, ठीक है। उसके अंदर स्पेसिफिकली जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इससे रिलेटेड अभी मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी देता हूं, आपको बताता भी हूं। स्कैनर रीड टेक्स्ट और इलस्ट्रेशन प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्मेट कंप्यूटर कैन यूज। ठीक है जी। स्कैनर्स जो भी होते हैं, आमतौर पर जो नॉर्मल स्कैनर है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल स्कैनर होते हैं वो चाहे टेक्स्ट लिखा हो चाहे कोई इमेज बना हो, वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और कंप्यूटर के अंदर सेव कर देते हैं। द रेजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल रिकॉर्डेड फॉर ईच इमेज, पिक्सल्स आर minute areas of illumination on the display screen which taken together from form the image। बस याद रखना, ये पिक्सल को एक्सप्लेन किया कि पिक्सल क्या होती है।
जो भी हम उसको कहते हैं ना कि ये चीज कंप्यूटर में इनपुट कर दो, वो उसको बस उसके डॉट डॉट पिक करता है, कहाँ ब्लैक कलर है कहाँ रेड कलर है, उसको पिक करके उन डॉट्स को, ये वर्ड मैं डॉट बोल रहा हूं, उन डॉट्स को हम पिक्सेल्स कहते हैं। आप कह सकते हैं स्मॉल डॉट्स दैट मेड द कंप्यूटर इमेज, जो कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है जी, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पिक्सेल्स। तो होता क्या है कि जितने भी स्कैनर होते हैं ना, वो जो कुछ भी हम रीड करते हैं, जो भी हम उसको कहते हैं कि ये इनपुट करो, वो उसको इनपुट करके एक तस्वीर बना देते हैं, इमेज बना देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देने लगा हूं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा लिखा हुआ हो, किसी कागज के ऊपर हो, और हम उसको क्या कर लें, रीड कर लें। और रीड भी कैसे करें, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। मैं कैरेक्टर्स की शक्ल में उसको रीड करना चाह रहा हूं। अच्छा जी, जरा देखिएगा, मेरे पास, मैं चाहता हूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है, मैं चाहता हूं कि मैं कंप्यूटर सॉरी, मेरे पास एक कागज है, कागज के ऊपर हैंड रिटन कुछ डेटा लिखा हुआ है, हैंड रिटन, और वो सारा मेरे पास इस तरह कंप्यूटर में आ जाए, हैंड रिटन डेटा। या मेरे पास एक फोटोकॉपी किया हुआ पेज है, वो सारा का सारा डेटा टेक्स्ट की शक्ल में, ये ज़हन में रखना, इमेज की शक्ल में नहीं। ये बात बस जब आप समझ गए, फिर आप ओसीआर समझ जाएंगे, जो अगला टॉपिक है हमारा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। याद रखना है, जो नॉर्मल स्कैनर है वो किसी भी चीज को स्कैन करके, चाहे वो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं चाहे टेक्स्ट, वो समझता है ये इमेज है, उसको छोटे छोटे पिक्सेल्स में डिवाइड करके एक इमेज बना देता बस। लेकिन हम चाहते इमेज ना बनाए, बल्कि कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करके जो कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब मेरे पास एक कागज है, मैं चाहता हूं उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो एज इट इज यहां आ जाए, इधर इसके अंदर आ जाए, और फिर मैं उसको अपनी मर्जी से चेंज कर लूं। ठीक है जी, कोई मुझे उसमें चेंजेस चाहिए, कुछ एडिशन मैंने करनी है, वो मैं कर लूं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। मेरे पास, मुझे एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि जी आप हमारे लिए अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बनाएं। तो ये देखें, उन्होंने मुझे एक हाथ से लिखकर मुझे ये इमेज भेजा, हाथ से लिखा, और ये मुझे ये पिक्चर दे दी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मुझे ये पिक्चर दे दी, जरा गौर करें तो ये मुझे एक पिक्चर दे दी, हाथ से लिखा और ये पिक्चर मुझे सेंड कर दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब ओसीआर सॉफ्टवेयर के जरिए से अब मुझे उन्होंने ये पिक्चर दी, मैंने इसके ऊपर उनको कोटेशन बना के देनी। एक तो तरीका देखें बेटा, एक तरीका ये है कि जो कुछ उन्होंने मुझे ये लिखकर भेजा ना, उसको मैं क्या करूं, ये देखें, उसको मैं खुद से करूं टाइप। ये सारा कुछ मैं खुद टाइप करूं, मुझे टाइप करने में ये 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे, ये सारा कुछ टाइप करने में। तो मेरे पास एक, जो आज आपकी भी असाइनमेंट है, आपने भी इसी तरह एक डॉक्यूमेंट, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट लेना है, या कोई पुराना फोटोकॉपीड या कोई अखबार है आपके पास, उसके ऊपर कुछ डेटा लिखा हुआ है और उसके ऊपर आपने ये प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज
मैं आपको बता देता हूं सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो आपने इंटरनेट से डाउनलोड भी करना है। वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें आप। मैं अभी आपको बता रहा हूं तो, और अभी मैं करके भी आपको बताता हूं कि उस सॉफ्टवेयर से मुझे क्या फायदा मिला। अच्छा जी, ये सॉफ्टवेयर है जिससे मैंने यही काम किया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो जी सॉफ्टवेयर है जी OCR टेक्स्ट स्कैनर। हमारा टॉपिक भी OCR ही है ना, OCR टेक्स्ट स्कैनर। ये गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा, ये इस तरह का निशान है इसका, ठीक है जी। ये आपको नजर आ रहा होगा, इसको देख लें। ये आज आपने इसको आपने स्कैन करना है, ठीक है जी। उस्मान, मोहम्मद उस्मान जी, आपने सॉरी iOS पे मिल जाएगा? मेरा ख्याल है iOS पे भी मिल जाएगा। अगर प्रॉबेबली ये नहीं होगा तो इस जैसा कोई और मिल जाएगा, iOS पे भी मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। मुझे आई एम श्योर अबाउट दैट कि आपको iOS के ऊपर मिल जाएगा। अगर ना मिले तो यार किसी दूसरे आप एंड्रॉयड फोन पे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्टली लोग तो वैसे एंड्रॉयड वाला ही यूज करते हैं, तो iOS भी जिनके पास है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, iOS पे भी जरूर मिल जाएगा, आई एम श्योर, ठीक है जी। सर गूगल फोटोज पे भी एक स्कैनर होता है, वो भी यही चीज है, वो भी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता मैंने वो यूज नहीं किया। अगर आपने क्या वो इमेज से भी टेक्स्ट निकाल लेता है? है। जी सर, इमेज से हाँ, टेक्स्ट निकालता है, कॉपी कर लेता है वहां से। बस फिर यही होगा। देखो पता क्या चीज है, मैं आपको वो इस तरह के हजारों सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन मैं वो दे रहा हूं जो मैं कई सालों से यूज कर रहा हूं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अपने यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स उनके लिए इस्तेमाल करता हूं। मतलब मुझे ये, मैं अभी भी अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब मुझे ये क्लाइंट ने भेजी थी रिक्वायरमेंट हाथ से लिख के, और अब वो मुझे क्लाइंट अभी सुबह से कह रहा है कि जी आप ना कोटेशन जल्दी से भेजें। मैंने लाहौर में है क्लाइंट, तो मैंने उनके पास अपना भेजा अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर को। उसने जाके उनको जो है वो सारी डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी कि जी इस तरह का सॉफ्टवेयर हम बना के देंगे। उन्होंने कुछ चेंजेस भी कहीं, तो ये उन्होंने मुझे जो लिख के भेजी, अब वो कहते हैं जी बताएं, हमें कोटेशन दें ताकि हम आपके साथ कोई डील फाइनल करें। तो सुबह से अब वो मुझे, मैंने अब क्लास के बाद उनको बना के भेजूंगा। लेकिन मैंने बड़ी आसानी से चंद सेकंड में क्या किया कि ये जरा देखिएगा, उसके ये OCR टेक्स्ट स्कैनर से क्या किया, स्कैन किया, तो मुझे उसने तस्वीर नहीं बना के दी, बल्कि ये देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूं। मैंने सारा का सारा उसका जो टेक्स्ट था, ये मैं अभी आपको आपके सामने दिखा रहा हूं। ये सारा का सारा टेक्स्ट उसने मुझे निकाल के दे दिया। वो मैंने अभी अपने आप को व्हाट्सएप कर लिया है। अब व्हाट्सएप से मैं उठाऊंगा और जो है वर्ड में डाल दूंगा। वो हमारी मर्जी है, हम व्हाट्सएप में रख लें। व्हाट्सएप जरा इजीली है कि आप जहां मर्जी बैठे हैं अपने मोबाइल से, मैंने अपने व्हाट्सएप पे वो भेज दिया सारा स्कैन करके, और उसने मुझे टेक्स्ट एक एक स्कैन करके दे दिया। अब मैं वो व्हाट्सएप से कॉपी करके ऐसे वर्ड में पेस्ट करूंगा और चंद लाइनें लिखूंगा कि जी कोटेशन, अपनी कंपनी का नाम वगैरह कोटेशन में ऐड करूंगा, प्राइस वगैरह ऐड करूंगा, और जो है मेरा ख्याल है लेक्चर के बाद 2-3 मिनट में, 5 मिनट में मैं उनको बना के भेज दूंगा। लेकिन अगर मुझे ये टाइप करना पड़ता तो इट विल टेक अबाउट, मेरा ख्याल है कि मुझे मेरे 10-15 मिनट, 20 मिनट सिर्फ ये टाइप करने में ही लग जाते, ठीक है जी। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है जी। तो आपने भी ये करके देखना है। इसका तरीका बड़ा ही आसान है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, आपको ये प्रोसेस सारा समझ आ जाएगा। आपने ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है। मैं अब आपको प्रोसेस बताने लगा हूं, और आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा भूलेगा नहीं आपको। आपने टेक्स्ट स्कैनर नाम का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ये मैंने ओपन किया, ओपन करके वही जो मुझे उन्होंने तस्वीर भेजी थी, मैंने उस तस्वीर को की पिक्चर ली है बिल्कुल, और साथ ही इसने जो पिक्चर ली है, ये देखें, अगर आप स्क्रीन पर देखें, ये जो कुछ पिक्चर में हाथ से लिखा हुआ था, उसने उसका मुझे टेक्स्ट बना के ये दे दिया, ठीक है जी। इसको अब मैं इनवॉइस बनाने के लिए यूज कर सकता हूं। सिंपल, एक तस्वीर लेनी है आपने, जस्ट। क्लियर है? ठीक हो गया जी।
मेरा ख्याल है OCR के बारे में पता चल गया होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। OCR क्या करते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट द इमेज इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। ये बहुत अहम बात याद रखनी है। ये भी स्कैनर की तरह असल तो तस्वीर ही बना रहा होता है। मैंने अभी आपको जो असाइनमेंट दी है, काम जो आपको कहा है 2 मिनट में आप कर लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये कब हमें इसकी OCR सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है? मुझे अक्सर जरूरत पड़ती है। मैंने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसकी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, कंप्यूटर में नहीं है, वैसे फिजिकली मेरे पास मौजूद है, उसका मुझे टेक्स्ट उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो कई कई पेजेस पे भी हो सकता है, वो मुझे चाहिए हो, तो एक तरीका तो ये मैं उसको देख देख के टाइप करूं, तो इसमें तो मुझे घंटे लग जाएंगे अगर पेजेस ज्यादा हुए। तो मैं OCR स्कैनर से उसकी तस्वीर बनाता हूं, एक पेज की एक तस्वीर, दूसरे की 5 पेजेस हैं तो 5 तस्वीरें 10 सेकंड में बनाई, और 10 सेकंड में उसने आपका 10-20 सेकंड में आपके वो पांचों के टेक्स्ट को आपको कन्वर्ट करके आपको दे देगा, आपके पास कंप्यूटर में वो टेक्स्ट आ जाएगा। थोड़ी बहुत कमी बेशी कई जगहों पे हो सकती है। कहां? सम टाइम ये आई को 1 आपको शो कर देगा कि ये 1 लिखा हुआ है, या 1 को आई शो कर देगा, O को 0 शो कर देगा, 0 को O शो कर देगा। तो इतनी थोड़ी बहुत कमी कभी कभी हो सकती है, कभी कभी थोड़ा, मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। OCR के अंदर 100% एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन वो जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन है उसमें एक्यूरेसी 100% होती है, चाहे वो एक्सपेंसिव है। ठीक है जी। फॉर दिस टू वर्क एक्यूरेटली द इनपुट डॉक्यूमेंट मस्ट बी हाई क्वालिटी। ये मतलब इसकी एक्यूरेसी मैंने जैसे कहा 100% नहीं होती। तो एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? जिस डॉक्यूमेंट से आप डेटा रीड कर रहे हैं वो कितना कितना अच्छा, मतलब बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है जिसपे वर्ड्स कुछ मध्यम से नजर आ रहे हैं, तो फिर उतनी अच्छा ये इसकी एक्यूरेसी नहीं होगी। तो ये एक चीप मेथड है। ठीक है जी। और ये कहाँ यूज होता है? जहां पे आपको ये लिमिटेड यूज नहीं है, ये जहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेक्स्ट है। लार्ज क्वांटिटी मतलब ज्यादा मिकदार में आपने डेटा को क्या करना है? रीड करना है। और ये जो है इसके अंदर लेस एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी कम है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अगले टॉपिक। अब अच्छा हाँ, एक टॉपिक रह गया था, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। अच्छा, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग आमतौर पर ये MCQs वगैरह के लिए अक्सर यूज होता है, MCQs और सर्वेज वगैरह के लिए। अगर आपने कोई टेस्ट दिया हो नेट का ही टेस्ट हो सकता है, प्रोबेबली शायद आपने इंटरमीडिएट के बाद दिया हो, या कोई आप ये MCAT वगैरह का जो टेस्ट है वो अभी तो मेरा ख्याल शायद देना होगा आप लोगों ने, अगर किसी का कोई माइंड हो तो। बहरहाल, तो ये जो, या आपके कोई बहन भाई ने दिया हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आमतौर पर ये जो टेस्ट होते हैं, कंपेटिटिव टेस्ट होते हैं, तो उनके अंदर आपको एक शीट मिल जाती है। शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा होता है और आगे 3-4 बॉक्स बने होते हैं या सर्कल्स बने होते हैं। पहला सर्कल A को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऑप्शन A को, दूसरा B को, C को, D को, इस तरह ऑप्शंस बने होते हैं। तो आप क्या करते हैं, पेज आपको मिल जाता है, आप उस पेज के ऊपर एक आपको क्वेश्चन बुक भी मिल जाती है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर B है, तो B वाले सर्कल को आप जो है ना वो फिल कर देते हैं। तो ये आप मार्क लगा रहे हैं, जहां जहां आप आंसर सही आपको नजर आ रहा है तो आप वहां वहां मार्क लगा रहे हैं। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली बाद में वो आप पेपर सबमिट कर देते हैं। आपका पेपर डाला जाता है जी ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन के अंदर। वो मशीन को पहले से ही पता होता है। ठीक है जी। आप पेन से या किसी से क्रॉस लगाते हैं या अप्रोप्रिएट बॉक्स को फिल कर लेते हैं। उसके बाद वो जरूरी नहीं, यहां पे लिखा हुआ द कार्ड, वो कार्ड भी हो सकता है, वो कोई पेपर भी हो सकता है। वो मशीन में डाल दिया जाता है और मशीन उसको फिर रीड करती है, और रीड करके वो मार्क जहां जहां आपने मार्क लगाया होता है वो उसको रीड कर लेती है। रीड करने के बाद आइडेंटिफाई कर लेती है कि क्या ये ऑप्शंस जो है वो सही है या गलत है। तो इस तरह ये ऑप्टिकल मार्क रीडर्स काम करते हैं। ज्यादातर ये MCQ पेपर्स वगैरह कोई की चेकिंग के लिए, ऑटोमेटिक चेकिंग के लिए, या फिर सर्वे वगैरह होते हैं। मुख्तलिफ जो है सर्वे करने वाले लोग मतलब शॉप्स पे जाते हैं, जाके पूछते हैं जी अच्छा आपके ये मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स का सर्वे कर रहे हैं कि ये चीज आपके ज्यादा बिक रही है या ये बिक रही है।
अच्छा जी कोल्ड ड्रिंक कौन सी बिक रही है, ये ज्यादा बिक रही है, अच्छा जी उसके बाद कौन सी बिक रही है ये। तो इस तरह वो मार्क लगाते रहते हैं अपने पास, उनके पास एक सर्वे फॉर्म सा होता है, टिक करते रहते हैं, करने के बाद मशीन में डालते हैं। एक शॉप से किया, 50 शॉप से उन्होंने सर्वे किया, अब 50 पेपर्स आ गए, वो मशीन में डालते जाएंगे, मशीन आपको कुछ देर बाद सारा कैलकुलेशन करके बता देगी कि इतने शॉप वालों ने इसको कहा ये बेहतर है, इतने ने कहा ये बेहतर है। तो इस तरह से एनालिसिस करके वो आपको वो मतलब अपने लिए वो सर्वे वगैरह का रिजल्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रीडिंग का ये काम है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का काम सिर्फ ये है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जहां जहां मार्क लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं, वो रीड करके कंप्यूटर को बता दे। और कंप्यूटर को पहले से बताया गया होता है कि अगर यहाँ मार्क लगा हो तो सही है, इसके अलावा अगर कहीं और मार्क लगा हुआ तो गलत है। तो वो सारा इस तरह से एनालाइज कर लेता है। ठीक है जी। अगला टॉपिक माउस ट्रैक बॉल, ये आप खुद ही करेंगे, आसान है टॉपिक, माउस वगैरह का क्या काम है। उससे अगला है वॉइस डेटा एंट्री। ठीक है जी, VDE, वॉइस डेटा एंट्री। ये देखें यहां भी लिखा हुआ है, ये गलत है थोड़ा सा, ये यहाँ पे E नहीं है, यहाँ पे A है, वॉइस डेटा एंट्री। ठीक है जी, और ये भी VDE होगा। तो many computers now can accept voice input via microphone। आने वाले दौर में आप बहुत सारी ये चीजें देखेंगे। अभी आजकल आप 3 सॉफ्टवेयर्स आजकल यूज हो रहे हैं। अभी आईफोन जिनके पास है उनके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है सिरी के नाम से, और जिनके पास एंड्रॉयड फोन है उसमें होगा गूगल असिस्टेंट। अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो वाला मोबाइल है तो उसमें होगा कोर्टाना। तो ये 3 सॉफ्टवेयर के नाम मैंने बताए हैं आपको। ये सॉफ्टवेयर हमें वॉइस डेटा एंट्री की भी सहूलत देते हैं। मतलब हम वॉइस से इन्हें बोल के कहते हैं कि ये चीज सर्च करो, या ओपन यूट्यूब, वो यूट्यूब ओपन कर देगा, या आप कहेंगे जी क्लोज एप्लीकेशन, तो वो क्लोज कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह के कई कामों के लिए ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज हो रहे हैं। तो इनका बुनियादी मकसद क्या है, वॉइस डेटा एंट्री। ठीक है जी, तो आने वाले दौर में ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी। इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, असल में ये जो काम है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जी बार कोड्स। अच्छा, बार कोड्स आजकल प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट्स की डेटा एंट्री के लिए आजकल यूज होता है, और आमतौर पर ये जो है पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर यूज होते हैं। ये वर्ड एक यहाँ पे लिखा हुआ है EPOS, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, जहां पे कोई चीज सेल की जा रही हो, जहां आप पैसे वैसे, मतलब सेल्स काउंटर जो होता है ना, उसे आप पॉइंट ऑफ सेल कह सकते हैं। मतलब आपने एक शॉप से कोई चीज खरीदी, और खरीदने के बाद आप उस काउंटर पर पहुंचे और आप कहते हैं जी ये मैंने चीजें मैं बाय करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कितने पैसे हैं। वो आपको एक बिल बना के दे देते हैं, आप पे कर देते हैं। उस काउंटर को, उस प्लेस को आप कहेंगे पॉइंट ऑफ सेल, नॉट ई पॉइंट ऑफ सेल, नॉट इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, आप बल्कि उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ सेल। लेकिन अगर वहां पे सारी आपका डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इनपुट हो रहा है, कंप्यूटर में इनपुट हो रहा है, कंप्यूटर ही सारा आपका बिल बना रहा है, और वहां पे क्रेडिट कार्ड वगैरह की भी सहूलत है, उससे भी आप इलेक्ट्रॉनिकली पे, फिजिकली पे भी नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉनिकली पे भी कर सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। तो जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं, जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, वहां पे आमतौर पर प्रोडक्ट्स की बिलिंग वगैरह के लिए आमतौर पर जो प्रोडक्ट्स यूज की जाती हैं, आजकल तो तकरीबन हर प्रोडक्ट का ही बारकोड जो है वो होता है। अगर हम कोई स्पेसिफिकली कोई डोमेस्टिक लोकल कोई प्रोडक्ट बनाए तो उस आजकल प्रोडक्ट बारकोड जनरेटर सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। शॉप्स वाले बारकोड हर एक का खुद जनरेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट्स का, और वो लगा देते हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप गोरमे में चले जाएं तो वो आपको वहां पे एक मशीन होगी, वो बारकोड जनरेटर मशीन, आप शायद आप गए हों, आप देखें तो वो जो भी चीज आप रखेंगे वहां पे, ऐसा जो भी आप चीज वो वेट कर रहे हैं रखेंगे, तो वो साथ में उसका एक स्टिकर सा निकल आता है,
उसके ऊपर बारकोड आ जाता है, वो प्राइस को भी सारे को मेंशन कर रहा होता है, वो चीज पे लगा देते हैं, देन आप उसको जो है वो उसके लिए पे कर देते हैं। तो बारकोड्स इस मकसद के लिए यूज होते हैं। आमतौर पर वो हर बारकोड जो है वो प्रोडक्ट का कोड होता है असल में, जो 26 लाइनों में 26 लाइंस के अंदर ये कोड होता है, जो आमतौर पर बारकोड लास्ट वाली स्टार्ट वाली 2 लाइनें और आखिर वाली 2 लाइनें नहीं आपने गिननी, दरमियान वाली गिननी है, वो 26 होंगी और वो 13 डिजिट्स 26 लाइंस होती हैं और 13 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लिखा हुआ होता है ये उस प्रोडक्ट का कोड जो है वो बारकोड बता रहा होता है। और उस प्रोडक्ट के कोड के जरिए से जैसे ही अब हमें कंप्यूटर में प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की प्राइस नहीं लिखनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर जो बारकोड रीडर है वो उन लाइंस को रीड कर लेगा और रीड करके कंप्यूटर को बता देगा कि इसका ये नाम है, ये इसका कोड है। और कंप्यूटर के अंदर पहले ये इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि इसका ये नाम है और इसकी ये प्राइस है, और उसके मुताबिक कंप्यूटर उसका ऑटोमेटिकली और क्विकली, ऑटोमेटिकली एंड क्विकली, ये यहाँ पे बुनियादी मकसद यही है कि क्विकली डाटा को क्या कर ले, रीड कर ले। तो बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे फिर ये QR कोड वगैरह इंशाल्लाह। आप ये पढ़ लीजिएगा, डिजिटल कैमरा भी पढ़ लीजिएगा, मोबाइल फोन्स के ऊपर जितने भी कैमराज होते हैं वो सारे डिजिटल कैमराज ही होते हैं। और ये जरा इनका थोड़ा सा एक रिव्यू है, ठीक है जी। कीबोर्ड के क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशन है, टच स्क्रीन के क्या बेनिफिट है, मैं कल के लेक्चर में पहले 10-15 मिनट बहरहाल इनको फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। कोशिश है कि कल फिर आउटपुट डिवाइसेस वाला चैप्टर टॉपिक हम कंप्लीट करें जी। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ। जवाब क्वेश्चन कल वाले काम से रिलेटेड है। आपने कहा था कि एक वक्त में सीपीयू एक काम करता है, चाहे वो नैनो सेकंड में करे या जितनी मर्जी देर में करे जी। फिर मल्टीटास्किंग कैसे होती है? हाँ, वो मल्टीटास्किंग तो हमारे लिए बेटा मल्टीटास्किंग है ना, कंप्यूटर ने एक ही काम करना है एक वक्त में, ठीक है जी। लेकिन होता क्या है कि वो टाइम स्लाइस इतना छोटा होता है, मतलब कंप्यूटर ने जो एक टास्क परफॉर्म करना होता है वो करता ही इतने स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं टाइम में, कि जब वो ओवरऑल जो प्रोसेसिंग कर रहा होता है वो हमारे लिए तो नैनो सेकेंड एक आइडेंटिफाइबल टाइम नहीं है ना, नैनो सेकेंड, समझ रहे कि नहीं। तो जब कंप्यूटर ने नैनो सेकेंड्स के अंदर एक काम कर लेना है, तो जब एक सेकंड पूरा होगा तो कितने सारे टास्क उसने परफॉर्म कर लेना है, तो इसे हम कह देते हैं मल्टीटास्किंग। एक और भी यहां पे बात बता दूं इसको एनहांस करने के लिए, सम टाइम कंप्यूटर टास्क एक ही कर रहा है। एक टास्क ऐसा है, जरा गौर करना आपने, एक टास्क ऐसा है प्रिंटिंग का टास्क है। कंप्यूटर ने प्रिंटर को कमांड दी नैनो सेकंड से भी पहले, और प्रिंटर टास्क परफॉर्म कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है। अभी वो प्रिंटिंग में तो लगेंगे 10 सेकंड या 1 मिनट लगेगा, उस दौरान ही उसने और टास्क भी परफॉर्म करना शुरू कर दिए। तो इसे भी ये मल्टीटास्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, समझ रहे कि नहीं, कि यानी एक टास्क के भी कुछ हिस्सा, यानी वो प्रिंटिंग के टास्क का एक हिस्सा इसने जो प्रोसेस करना था वो कर दिया, बाकी प्रिंटर अभी कर रहा है, उतनी देर में इसने कोई दूसरा टास्क पकड़ लिया फिर ये कर लेगा। तो ये असल में मल्टीटास्किंग है। अगर मतलब आपने क्योंकि मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन पूछा, तो मल्टीटास्किंग असल में होता है कि एक बड़े, लेकिन जरा सबने कंफ्यूज नहीं होना, मतलब आपके पास बहुत सारे टास्क आ जाएं कंप्यूटर के पास, वो क्या करता है हर टास्क को थोड़ा थोड़ा टाइम दिए जाता है। हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे सारे के सारे टास्क जो है वो क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है जी। वजह वही है कि कंप्यूटर एक टास्क का यूनिट प्रोसेस जो है वो बहुत ही छोटे से टाइम स्लाइस के अंदर परफॉर्म कर देता है, ये असल में रीजन, ठीक है जी। जी मोहम्मद सर मैंने पूछना था, किसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करना OCR की एग्जांपल हो सकती है? नहीं, कॉपी करके पेस्ट करना तो नहीं है बेटा। कॉपी करना तो वो जो ये वाला ये कह रहे हैं ना, कॉपी करना, यहां से कॉपी किया और कहीं पेस्ट जी नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, यानी अभी वर्ड जो मैं बोलूंगा इनको किसी टेक्स्ट डेटा की पिक्चर लेकर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट
के अमल को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, यस। लास्ट क्वेश्चन, बाकी फिर कल। जी, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना है कि अगर हम मोबाइल से लेके स्कैन करेंगे तो वो तो एक इमेज फॉर्म में आएगा, तो हम उसको वर्ड पे कैसे पेस्ट करेंगे? यही तो बेटा आज काम दिया आपको यही काम दिया है, आज करके देखना है ना। कल आप मुझे ये कहेंगी कि सर वाकई हमने तो स्कैन किया था, एक हमें तो यही लग रहा था ये इमेज बनेगा। अब मेरे सामने इस वक्त ये जो स्क्रीन के ऊपर इवन टेक्स्ट लिखा आ रहा है, मैं इसको अपने मोबाइल से क्या कर सकता हूँ, इसको पिक करूंगा और वो ऑटोमेटिकली इसको कैरेक्टर्स में भी कन्वर्ट कर देगा, वो करेगा। ये आज Okay, एक्सपेरिमेंट करें ना आप, यही तो करना है। Okay, आपको मैं बताता हूँ ना, आप कोई न्यूज़पेपर लीजिएगा, अपने Yes. मोबाइल में टेक्स्ट जो मैंने सॉफ्टवेयर आपको बताया, ठीक है जी, OCR Yes, sir. टेक्स्ट स्कैनर, वो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके Yes. अपनी मर्जी से न्यूज़पेपर से इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लें, क्योंकि जाहिर सी बात है इंग्लिश टेक्स्ट स्कैनर ही है आजकल जो अवेलेबल है, अभी उर्दू वाले मेरा ख्याल अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश न्यूज़पेपर आपने लेना है, उसकी Yes. कोई भी न्यूज जो है उसको जाके आप पिक्चर बनाएं उसकी Yes. इस सॉफ्टवेयर से। जैसे ही आप पिक्चर बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर साथ ही उसको Yes. टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। उसको आप कॉपी करके आप वर्ड में ले जाएं, आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं उसको एज अ टेक्स्ट, नॉट एज एन इमेज, वो एज ए टेक्स्ट होगा। इवन आपको जो वो न्यूज मिली है आप उसमें थोड़ा सा ऐड करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. Thank ओके you. जी, अल्लाह हाफिज। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल इंशाल्लाह।